एडम द लेजेंड ऑफ ब्लू मार्वल के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एडम को उसकी बीवी की सच्चाई पता चल जाती है कि वो एक स्पाई थी, इतने टाइम से उसके ऊपर नज़र रखी जा रही थी गवर्नमेंट के जरिए। और ये बात सुनने के बाद एडम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो स्पेस में उड़ के मून पे चले जाता है। और मून पे जाने के बाद हमें ये पता चलता है कि एडम की जो है बहुत पुरानी दोस्ती है दी वॉचर के साथ, यानी ओआटू दी वॉचर के साथ। और उससे काफ़ी ज़्यादा बातचीत के बाद ओआटू उसको मना लेता है कि वो वापसी अर्थ पे जाए और जो काम उसने इतने पहले छोड़ दिया था अब उसको निपटा ले, क्योंकि उसका पुराना दुश्मन एंटी-मैन वापसी लौट कर आ चुका है और अब वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाला है। और इसी तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन शील्ड हेलीकैरियर के ऊपर बैठ के लीड टीचर से बात कर रहा होता है, लेकिन इतनी देर में हम पीछे देखते हैं कि ब्लू मार्वल वहाँ पे पहुँच जाता है। अब आगे हम यहाँ से एक मिलिट्री कैंप के अंदर शिफ्ट होते हैं 1953 और बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉनर सिम नाम का एक आदमी होता है जो कि बहुत सारे लोगों से लड़ रहा होता है, उनको बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। और यहाँ पे वजह सिर्फ यहाँ पे ये होती है कि उसका जो दोस्त होता है वो एडम ब्रशीर होता है और उसको ये लोग ये वाइट पीपल जो है ब्लैक करके यानी नेग्रो करके चिढ़ा रहे थे, इसको तंग कर रहे थे क्योंकि इसका स्किन कलर अलग है। लेकिन वहाँ पे कॉनर जो था उसकी तरफ फिदा और बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी और इसका एहसान मेरे ऊपर है, मुझे जब जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हारा एहसान उतारता रहूँगा। उसके बाद हम प्रेजेंट डे शील्ड हेलीकैरियर के अंदर शिफ्ट होते हैं। वो जो था एंटी-मैन के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसका असली नाम था कॉनर सिम्स और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन मैंने उसको मार दिया था। और बेसिकली हम देखते हैं कि एडम ब्रशीर जो है पूरी कहानी नो बता रहा है रीड रिचर्ड, हैंक पिम और टोनी स्टार्क को। तो हैंक पिम बोलते हैं तो मुझे ये बताते अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अभी वो काफ़ी कुछ जिंदा है। तो आयरन मैन बोलता है कि सबसे पहले मिस्टर ब्रशीर ऑन बिहाफ ऑफ शील्ड और व्हाइट हाउस मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जो मुसीबतें आपने पास के अंदर उठाई हैं, जो सलूक आपके साथ गवर्नमेंट ने करा था, उन सब के लिए मैं प्रेसिडेंट से पहले ही बात कर चुका हूँ कि वो आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको वेलकम बैक करना चाहते हैं। तो एडम बोलता है कि अपनी अपॉलॉजीज अपने पास रखो आयरन मैन, क्योंकि उससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, ये पास्ट की बात है और उस वक्त तुम वहाँ पे नहीं थे। मुझे तुमसे उन गुनाहों के लिए माफ़ी नहीं सुननी है जो गुनाह तुमने कभी किए ही नहीं है। और दूसरी बात, अब मैं उन सब बारों में सोचता नहीं हूँ, मैं उन चीज़ों को छोड़ के अब आगे निकल चुका हूँ। जो हो गया सो हो गया। और जैसा कि अब तुम मेरी बीवी को अपसेट कर चुके हो और हमारी ज़िंदगी को उलट पुलट कर चुके हो, तो ये बताओ कि अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। आयरन मैन बोलता है कि मुझे लगा था ये बात तुम जानते होगे, क्योंकि तुम्हारा दोस्त जो है इस पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है और हर जीती जाती चीज़ को मार देना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ तुम उसको हमारी रोकने में मदद करो। तो एडम बोलता है कि क्या तुम अवेंजर्स को हैंडल नहीं कर सकते हो। आयरन मैन बोलता है कि हाँ, हमने कोशिश ज़रूर करी थी, लेकिन तुम्हारे एंटी-मैन की पावर जो है वो हमारे चार्ट से बहुत ज़्यादा है। तो रीड बोलते हैं कि वैसे ये एक चमत्कार ही था जो अवेंजर्स पिछली बार उसके अटैक से बच गए, क्योंकि वो अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो बोलता है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन डॉक्टर रिचर्ड, क्या आपने उसकी गामा एनर्जी को पता लगाने की कोशिश करी है। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो एडम बोलता है कि इसका मतलब ये तो अभी भी चल रहा होगा। तो वो पूछते हैं कि क्या चल रहा होगा, तुम तो ऐसे बात करोगे, तुम बहुत बड़े ट्रेंड इंसान हो। तो बोलता है कि मुझे पता है कि मुझे किस तरह से काम करना है, और अगर पुराने रिसर्च वगैरह को देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉनर जो है वो नेगेशन लिंक बन रहा है। तो आयरन पूछते हैं कि क्या बन रहा है। तो रीड रिचर्ड को समझाते हैं कि बेसिकली इसका कहने का ये मतलब है कि एंटी-मैन जो है बेसिकली एक वर्म होल के अंदर बदल रहा है, जो कि एक एंटी मैटर वर्म होल है, और यानी कि ये एक तरह का गेटवे बन जाएगा और ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल ब्रिज होगा बिटवीन नेगेटिव जोन और पॉजिटिव यूनिवर्स, यानी हमारे जो यूनिवर्स है, मतलब ये एक तरह का ब्लैक होल बन जाएगा, एक पोर्टल बन जाएगा नेगेटिव जोन और हमारी इस यूनिवर्स के बीच। तो रीड बोलता है कि बेसिकली इसका मतलब ये है कि अपनी वो सारी एनर्जी उस यूनिवर्स यानी नेगेटिव जोन से खींच रहा होगा, लेकिन इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक इवेंट होराइजन बन जाएगा और ये बहुत ज़्यादा वीक होगा और ये किसी भी टाइम कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो हैंक पिम बोलता है कि हम जानते हैं रीड कि तुम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो नेगेटिव जोन के बारे में, लेकिन कुछ ऐसा बोलो जो हम दोनों के समझ में आए। तो रीड बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो सबसे आसान लफ्जों में अगर मैं तुमसे ये कहूँ, अगर एंटी-मैन चाहे तो इस पूरे के पूरे प्लेनेट को एनाहिलेट कर सकता है। तो रीड पूछता है कि एडम मुझे ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे, मतलब तुम लोगों को इतनी ज़्यादा ताकत मिली कहाँ से। तो एडम बोलता है कि बेसिकली मैं एक साइंटिस्ट था और मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था जिसमें हमारा मिशन ये था कि हम एंटी मैटर एनर्जी को हार्नेस करें। तो रीड बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि एंटी मैटर एनर्जी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और उसको स्टोर नहीं किया जाता है। एडम बोलता है कि हाँ बिल्कुल, उन लोगों ने भी कुछ हमसे ऐसा ही कहा था, लेकिन जब हमने इनिशियल टेस्ट करा और जो मेरा बनाया हुआ नेगेटिव रिएक्टर था वो लेबोरेटरी के अंदर एक्सप्लोड कर गया। कॉर्नर जो कि उस टाइम पे आर्मी इंटेलिजेंस का एक हिस्सा हुआ करता था, वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद था उस रिएक्टर के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और वैसे भी वही लोग थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को फंड किया था, क्योंकि उससे मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत भी थी और उनको भी बेसिकली अपना फ़ायदा ही नज़र आया होगा, क्योंकि वो मिलिट्री एप्लीकेशन के बारे में सोच रहे थे और क्या हो सकता है। लेकिन मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि कैसे सिर्फ मैं और कॉर्नर हम दो ही लोग उस धमाके से बच पाए, उसके अलावा और कोई नहीं बच पाया। वो मुझे जो है खींचता हुआ वहाँ से बाहर लेकर आया बगैर अपनी चिंता किए बगैर, लेकिन उसने मुझे तो वहाँ से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसको आने में देर हो गई और एंटी मैटर एनर्जी ने उसको मेरी आंखों के सामने डिसइंटीग्रेट कर दिया। और अगर मेरी बात की जाए तो मैं उस दिन के बाद से कुछ अलग बन गया था, मैं अब एक ह्यूमन से ज़्यादा था और उसी दिन जो है ब्लू मार्वल पैदा हो गया था।
तो अगर हम बेसिकली देखा जाए तो ब्लू मार्वल की पावर का जो ओरिजिन है वो बेसिकली एक नेगेटिव रिएक्टर है, मतलब नेगेटिव जोन यानी नेगेटिव एनर्जी जो है उसके रिएक्टर में धमाका हुआ था और उसकी वजह से इन दोनों को ही ये एनर्जी मिली है, मतलब कॉर्नर को भी और एडम को भी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंने आपसे कुछ दिन पहले बात करी थी इटर्नल वाली वीडियो में अपनी कि कुछ ह्यूमंस को जो है बेसिकली इस तरह की पावर्स क्यों मिलती हैं और बाकी के सारे लोग जो है मर जाते हैं। तो उसका रीज़न आपको उसमें पता चल जाएगा कि एडम ही क्यों है ऐसा आदमी जिसको ये पावर मिली और ये कॉर्नर ही क्यों है ऐसा आदमी जिसको ये पावर मिली और ये इस धमाके से सर्वाइव कर गए, बाकी और कोई क्यों नहीं करा। तो अगर आपको ये बात जाननी है तो आप मेरी इटर्नल वाली वीडियो देख लीजिएगा। और मैं तुम्हें यहाँ पर ठीक करना चाहूँगा डॉक्टर रिचर्ड कि तुमने एक बहुत गलत बात करी थी कि एक स्टेबल एंटी मैटर रिएक्टर नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन तुम गलत थे, तुम अभी उसी को देख रहे हो। मतलब बेसिकली ये बात है कि एडम जो है वो खुद एक एंटी मैटर एनर्जी से चलता फिरता रिएक्टर है, मतलब उसके अंदर जो है एंटी मैटर एनर्जी ही स्टोर हुई हुई है, इसी की वजह से वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। डॉक्टर रिचर्ड बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, मैंने आज से पहले कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो एडम बोलता है कि हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, लेकिन कॉर्नर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वो किसी ना किसी तरीके से रिफॉर्म तो ज़रूर हो गया, लेकिन मेरी तरह स्टेबल नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल था। तो डॉक्टर रिचर्ड बोलते हैं कि ये सब बताओ कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ, मतलब वो एक विलन क्यों बन गया, वो चाहता था तुम्हारी तरह एक हीरो बन सकता था ना, उसका दिमाग ऐसा क्यों घूमा। तो वो बोलता है एडम कि बेसिकली उसका भाई जो था एक्शन के अंदर मारा गया था। तो हैंक बोलता है कि कहाँ पे, कोरिया में, वियतनाम में, कौन सी जंग के अंदर। तो बोलता है कि नहीं वो फौज में नहीं था, बल्कि वो FBI के अंदर था और वो एक अंडरकवर ऑपरेशन के अंदर था जब उसकी मौत हुई। कॉर्नर जो हमेशा से एक अच्छा इंसान था, वो कभी बुरा नहीं सोचता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस ब्लास्ट के जरिए उसको किसी ना किसी तरीके से उसके दिमाग के ऊपर कोई असर ज़रूर हुआ था और उस दुनिया को देखने का नज़रिया उसकी नज़र में बदल चुका था। वो चाहता था कि अब ये दुनिया एक यूटोपिया हो, मतलब यहाँ पे हर कोई एक जैसा हो, हर कोई बराबर हो, मतलब किसी को कोई कम राइट्स ना मिले और कोई किसी को ज़्यादा ऊपर तरजीह ना दे। उसने सोच लिया था कि वो इस दुनिया को एक परफेक्ट जगह बना के रहेगा, चाहे इसके लिए उसको सबको मारना ही क्यों ना पड़े। आयरन मैन बोलता है कि ये वैसे बहुत ज़्यादा पागलपन की बात है। तो एडम बोलता है कि हाँ, और इसीलिए मैंने उसको रोकने की कोशिश करी थी। और उस दिन की अगर बात याद हो तो वो स्काई स्क्रैपर हम दोनों के ऊपर गिर गया था जिस दिन मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील हुई थी और मैंने सोचा था कि मैंने शायद उसको मार दिया है। उसकी बॉडी जब मैंने उठाई तो उसके कुछ टाइम बाद वो कांपना शुरू हो गई थी और थोड़ी देर बाद ही वो एक एनर्जी के अंदर डिसिपेटेड होकर ख़त्म हो गई। तो मुझे लगा कि ये इसका अंत हो चुका है और ये मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज़ थी जो कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखी थी। मतलब अपने ही बेस्ट फ्रेंड को पहले एक विलन में बदलते हुए देखा और उसके बाद उसको ही अपने हाथों से मारना। तुम समझ सकते हो कि ये कितना मुश्किल होगा। आयरन मैन बोलता है कि देखो हम सब समझ चुके हैं कि तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ था और अब जो हुआ उसको भुला दो, लेकिन अब हमें सच में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। एडम बोलता है कि मुझसे तो ये कहा गया था कि मेरी सर्विसेज की अब किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। तो हैंक बोलता है कि वैसे मुझे हैरत तो इस बात पे हो रही है कि तुमने बाकी में उन ऑर्डर्स को माना और अब तक कुछ भी नहीं करा इतने सालों में। तो बोलता है कि अगर तुम्हें एक बार रिटायरमेंट मिल जाए तो फिर दोबारा काम पे आने का दिल किसका चाहता है, और वैसे भी चीज़ें बेहतर से बेहतर होते जा रही थी जब किंग को मारा गया था। और ब्लैक एडम बोलता है कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें तुम लोग मौजूद नहीं होते हो, तो मुझे ही अंडर कवर करके वो काम करने पड़ते थे, लेकिन किसी को पता ना चले इसलिए मैं कभी किसी के सामने नहीं आया, क्योंकि लॉ की जो है मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो आयरन मैन बोलता है कि क्या मतलब, अगर तुम लॉ की इज्जत करते हो, तुम्हारे सामने कोई बुरी चीज़ हो रही है और उसको तुम रोक सको, तो क्या तुम उससे अपनी पीठ फेर लोगे। तो एडम बोलता है कि सबसे पहली बात, मैंने तुमसे कभी मना नहीं किया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, और दूसरी बात कि मेरे मुंह पे इस तरह से लफ्ज़ नहीं मारा करो। अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। ये सिर्फ मेरी पावर नहीं है जो कि इतनी ज़्यादा खतरनाक है, बल्कि हम दोनों की पावर आउटपुट जो है, पावर एनर्जी जो है, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर है और इस तरह लिंक करती है। तो आयरन मैन बोलता है कि चलो ठीक है, फिर हम लोग तैयारी पकड़ते हैं और मुझे एक फ़ोन कॉल करनी होगी। तो एडम बोलता है कि तुम्हें जिससे भी बात करनी है मिस्टर स्टार्क कर लो, क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम करना है जिसको मैं पहले निपटा के तुम्हारे पास आऊँगा। तो आयरन मैन बोलता है कि इसके एटीट्यूड के साथ क्या हुआ है। तो हैंक बोलता है कि वेल देखा जाए तो वो 40 साल से कभी किसी से मिला नहीं है और इस तरह की कभी उसने बात नहीं करी होगी। आयरन मैन बोलता है मुझे तो लगा था कि हमसे मिलने के बाद ये खुश होगा, लेकिन इसके एटीट्यूड से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। तो रीड बोलता है कि जेंटलमैन ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, ज़रा उसकी नज़र से तो देखो। बेसिकली वो एक प्रिजनर था जिसको लग रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में आज़ाद है, लेकिन बेसिकली उसके ऊपर चारों तरफ से नज़र रखी जा रही थी, उसके हर एक कदम पर नज़र थी गवर्नमेंट की। और अगर देखा जाए तो ये चीज़ जो है इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। तो हैंक बोलता है कि ये एक बहुत पुरानी बात हो चुकी है और अब इस तरह की चीज़ें और नहीं होती हैं, तो इसको इस बात से आगे निकल जाना चाहिए। तो वहाँ पे टोनी स्टार्क बोलता है कि नहीं रीड, ऐसी बात नहीं है, अभी हालात इतने बुरे नहीं हुए जितना तुम सोच रहे हो। तो वो बोलता है कि नहीं टोनी, तुम ज़रा इन बातों पे गौर नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम गौर करो ब्लू मार्वल यानी एडम ब्रशीर की लाइफ पे, तो बेसिकली उसने जब अपना मार्क्स उतार के रख भी दिया, उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी में एक एज ए ब्लैक पर्सन बहुत सारी प्रॉब्लम्स चली हैं और उसने अपनी पावर्स के होते हुए भी उन सबको बर्दाश्त करा, उनको कंट्रोल करा, जबकि कोई दूसरा आदमी ऐसा ना कर पाता। वो मुझे ये बताओ कि अगर तुम उसकी जगह होते और तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर होता तो तुम क्या करते। तुम में से कोई भी बताओ कि तुम लोग करते तो क्या करते। और हम बेसिकली यहाँ से देखते हैं कि एडम ब्रशीर यानी ब्लू मार्वल जो है द अटलांटिक ओशन मेरीना ट्रेंच के करीब आ गया होता है उड़ते हुए, और वो अपने दिल में सोच रहा होता है कि मुझे उन लोगों से इतना रूड बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे किसी ना किसी पे तो गुस्सा निकालना ही था ना।
और अब अगर मेरी मेमोरी सही चल रही है तो मुझे बेसिकली यहीं पे जाना चाहिए, यहीं पे वो स्पॉट होना चाहिए। यही एक वक्त होता जब मैं टोटली फ्री हुआ करता था और अब वो मेरे ख्याल से करीबी होना चाहिए। ओह हाँ, ये रहा मेरा घर। तो हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पे ब्लू मार्वल का एक बेस बना हुआ था मैरीना ट्रेंच के अंदर, और बोलता है कि मैं यहाँ पे तब से नहीं लौट कर आया हूँ जब से मैं रिटायर हुआ था, और इतने सालों के बाद भी घर आके कितना अच्छा लगता है। सब कुछ वैसा का वैसा है जैसा मैं उसको छोड़ के गया था। मेरी बहुत सारी यादें यहाँ पे है, मेरे बहुत सारे एडवेंचर्स यहाँ पे है। तो पीछे से आवाज़ आती है कि तुम्हें यहाँ पे दोबारा देख के मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। तो हम पीछे देखते हैं कि नेमोर बेसिकली यहाँ पे खड़ा हुआ होता है, जो कि एटलांटियन है, और बोलता है कि एडम रशीद ब्लू मार्वल, मैं हमेशा से ये सोचता था कि हम दोबारा फिर कभी मिलेंगे या नहीं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये बात पता चली है कि ब्लू मार्वल की जो है नेमोर से भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दोस्ती है। और नेमोर बोलता है कि कैसे हो मेरे दोस्त, और सुनाओ, बहुत वक्त हो गया तुमसे मिले हुए। और नेमोर बोलता है कि तुम्हें याद है वो दिन जब हम पहली बार मिले थे और मुझे ऐसा लगा था कि तुम यहाँ पे मेरी ज़मीन में घुसने की कोशिश कर रहे हो, कि एक और जो है सरफेस ड्यूलर यहाँ पे आके हमारे सीज को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है, और हमारे बीच बहुत ज़बरदस्त तकरार भी हुई थी। और उन दिनों की बात की जाए तो उस टाइम पे सिर्फ थॉर और हल्क ही दो ऐसे कैरेक्टर थे जिन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से मारा था कि मुझे कुछ फील हुआ था, और उसके बाद वो तुम थे। तो एडम बोलता है कि हाँ मुझे पता है, वो बेसिकली मेरा एक लकी पंच था। और वहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं बेसिकली। तो नेमोर बोलता है कि बेसिकली अब तुम वापसी अपनी सेंचुरी के ऊपर लौट के क्यों आए हो? मैंने सुना था कि तुम रिटायर हो चुके हो, लेकिन मुझे ये फीलिंग आती थी कि वहाँ पे कुछ और भी है जो कि लोग नहीं बता रहे हैं। तो एडम बोलता है कि हाँ बेसिकली वो ह्यूमन पॉलिटिक्स थी, तुम नहीं समझोगे ये बातें। मेरे पुराने एनिमीज में से एक बहुत पुराना एनिमी वापसी लौट कर आ चुका है और एवेंजर्स को अब मेरी मदद की ज़रूरत है। तो नेमोर बोलता है क्या तुम वाकई में उनकी मदद करने वाले हो? तो वो बोलता है कि हाँ, हीरोज़ तो यही करते हैं ना। तो नेमोर बोलता है कि वाकई में क्या हीरोज़ अपने आप को मैनिपुलेट भी होने देते हैं? एडम बोलता है कि ये एक सस्ती सी बात थी बहुत नेमोर, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ से ये सब छोड़ के क्यों गया था? नेमोर बोलता है कि हाँ मुझे पता तो है, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे डिसीजन के ऊपर एग्री नहीं हुआ था। और बेसिकली वो बताता है अपनी पुरानी स्टोरी कि जब वो इन्वेडर्स के अंदर हुआ करते थे वो किस तरह से लोगों के ऑर्डर्स वगैरह माना करते थे, लेकिन नेमोर हमेशा वही करता था जो उसको सही लगता था। वो सिर्फ ऑर्डर्स वही मानता था जिसमें उसको समझ में आए, जो चीज़ उसको सही लग रही हो, उसके अलावा वो किसी की नहीं सुनता था। तो एडम बोलता है कि तुम्हारी बात अलग है, तुम एक ऐसे किंगडम में रहते हो जिसको तुम चलाते हो, यहाँ के कानून अलग हैं, यहाँ के कानून तुम बनाते हो। तो वो बोलता है कि नहीं तुम ये बात भूल रहे हो एडम, कि मैं एक एटलांटियन, मैं एक शुरू से एटलांटिस का हिस्सा नहीं था, मैं एक आउटकास्ट था। मतलब मैं एक सिर्फ एटलांटियन था और मेरी स्किन पिंक स्किन थी, और यहाँ के लोग मुझे कराडा बुलाते थे, जिसका मतलब है पेल क्रैब। मतलब वो लोग जो थे वो ब्लू स्किन वाले थे और मैं उनके बीच एक पिंक स्किन वाला था। लेकिन मैंने अपनी एबिलिटीज़ को कभी भी छुपाने की कोशिश नहीं करी और ना ही मैं कभी मुंह फेर के भागा। मैं हमेशा से यहाँ पे मौजूद रहा और खड़ा रहा और लड़ता रहा जिस किसी ने भी मुझे कुछ भी कहने की कोशिश करी। मैंने उनके ऊपर रूल करना शुरू करा और उन्होंने मुझे कराडा बुलाना बंद कर दिया। तो एडम बोलता कि नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, वो बस तुम्हारे मुंह पे नहीं कहते हैं लेकिन पीछे ज़रूर कहते होंगे। तो नेमोर बोलता कि हाँ वो अब जैसे भी हों, वो हैं तो मेरे लोग ही ना, और मैं हमेशा से उनकी मदद करूँगा, मैं हमेशा से उनकी प्रोटेक्शन करूँगा। और कोई भी सरफेस वर्ल्ड वाला अगर यहाँ पे आके उनका एक बूंद खून भी गिराने की कोशिश करी तो उसका मैं पूरा बदला लूँगा। तो एडम बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पावर है तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसका गलत इस्तेमाल करो, और उसके अलावा तुम एक पूरी की पूरी रेस को जो है इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो सिर्फ एक आदमी की वजह से। नेमोर बोलता है अच्छा, अब ये बच्चों वाली बातें नहीं हैं। नेमोर बोलता है कि एक फुलिश को गलती से छोड़ दिया गया था जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा इविल बन गया और उसने 11 मिलियन लोगों को हॉरिबली मार दिया। कितनी जाने बच जाती मुझे बताओ कि अगर किसी एक अच्छे आदमी ने उसको पहले ही मार दिया होता। तो एडम बोल रहा है कि ये बात अलग है, लेकिन तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं उन लोगों को दुश्मन बना लूँ जो मेरे दोस्त हैं, जिन लोगों ने मुझसे मोहब्बत करी रिगार्डलेस जो भी मेरा स्किन कलर था। मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि तुम मुझसे क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो हमें पता है शुरू से कि नेमोर की जो आदत है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा ईविल है। वो एक एंटी हीरो की तरह ज़्यादा माना जाता है, ना कि हीरो की तरह। वो जो है बहुत ज़्यादा सीधी बात करता है और उसको सरफेस वर्ल्ड से हमेशा से नफरत ही रहती है। तो बेसिकली वो एडम को यहाँ पे यही मशवरे दे रहा है कि उसको जो है सरफेस वर्ल्ड के ऊपर राज करना चाहिए, जितनी पावर्स उसके पास हैं उसको किसी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नेमोर बोलता है कि तुम्हें पता है कि कैप्टन अमेरिका जो कि एक सरफेस ड्यूलर है, उससे मेरी बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती है। मैं उसको एक तरह से अपना भाई मानता हूँ, लेकिन जब बात आती है एटलांटिस पे और उसके लोगों के ऊपर, चाहे मेरा दोस्त हो या ना हो, मैं पूरे के पूरे सरफेस वर्ल्ड को बर्बाद कर सकता। मैं अपने लोगों के आगे, अपनों के आगे किसी को नहीं देख सकता हूँ, चाहे वो मेरा कितने ही करीब क्यों ना हो। तो एडम बोलता है कि बेसिकली तुम मुझे यहाँ पे क्या एक विलन बनाने की कोशिश कर रहे हो? तो नेमोर बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ये कॉम्प्लेक्सिटीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि जस्टिस की होती हैं। अगर तुम चाहते हो वाकई में कि इस दुनिया के अंदर चीज़ें बदल जाएं तो तुम्हें कुछ ना कुछ दुश्मन तो बनाने पड़ेंगे ही, और हमेशा से ऐसा ही होता आया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि एडम जो है बेसिकली अपना ब्लू मार्वल का कॉस्ट्यूम पहनता है और वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से आ रहा होता उड़ते हुए तो उसको एक बहुत ज़ोरदार चीज़ आके हिट करती है और बोलता है कि तुम्हें उन लोगों को कभी भी यहाँ पे नहीं भेजना चाहिए था एडम। और हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पे एंटी मैन आ गया होता है और बोलता है कि क्या तुम देख नहीं सकते हो वाकई में कि वो हमें सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने पहले किया था। तो एडम बोलता है कि कॉनर, तो ये बात सच थी कि तुम अभी भी जिंदा हो? तो बोलता है कि हाँ, जैसे कि तुमने मुझे मारने की कोशिश करी थी, लेकिन तुम देख सकते हो कि मेरी डेस्टिनी में मौत लिखी नहीं थी।
तो एडम बोलता है कि कॉनर प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करो। तो एंटीमैन बोलता है कि मैं तुम्हारी क्या बात सुनूं, तुमने मुझे डिस्ट्रॉय करने के बारे में क्या प्लान बनाया है, जरा बताओ तो मुझे। तो एडम बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा से दोस्त ऐसा ही करते हैं और मैंने तुम्हारी मदद हमेशा ऐसे ही करी है। तो हम बेसिकली देखते हैं कि एडम और कॉनर का पुराना फ्लैशबैक, जब वो धमाका हुआ था तो कॉनर बोलता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब हम लोग कौन सी जगह पे हैं। तो एडम बोलता है कि ये एक अंडर वाटर फैसिलिटी है जो कि मैंने बनाई थी। और वो पूछता है कि अच्छा हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं और ये सब हुआ क्या है। तो बोलता है कि वो लैब एक्सीडेंट, उसमें मैंने तुम्हारी जान बचा ली। तो कॉनर बोलता है कि तुम कभी भी ट्रबल से बाहर नहीं रह सकते ना ब्रशीर। तो कॉनर बोलता है कि चलो ये तो एक अच्छी खबर है, अब चल के हम हीरोज़ की तरह सेलिब्रेट करते हैं, चलो एक बाहर चलते हैं और थोड़ी सी तफरी करेंगे। तो एडम बोलता है कि नहीं ज़रा काम डाउन हो जाओ कॉनर, तुम्हें नहीं पता कि तुम पिछले 1 महीने से जो हो कोमा के अंदर थे। तो कॉनर बोलता है कि वाकई में मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हो रहा। तो एडम बोलता है फिर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो बोलता है कि मुझे नहीं पता लेकिन मुझे कुछ डिफरेंट सा महसूस हो रहा है, और ये मेरे हाथों में इतनी सारी वायर्स वगैरह क्यों लगाई हुई है, क्या तुम मुझे अपने किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल करने के लिए तो नहीं सोच रहे। तो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये वो एनर्जी जिससे हम दोनों एक्सपोज हुए थे उस लैब एक्सीडेंट के अंदर। और एडम बोलता है कि कॉनर अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हारा पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल नजर आ रहा है। तो कॉनर बोलता है कि क्या मतलब, तुम्हारा इससे क्या मतलब है, क्या मैं मर रहा हूँ। तो हम बेसिकली दोबारा प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं और एंटीमैन बोलता है कि नहीं लेकिन मैं मरा नहीं, और मैं बदल गया एक ऐसी चीज़ में जो कि एक ह्यूमन से बहुत ज़्यादा ऊपर थी। मैंने तुम्हें उस चीज़ के लिए माफ़ कर दिया था जो भी उस लैब के अंदर हुआ था, क्योंकि उसके बाद हमारी एक नई रीबर्थ और एक हमें ब्लेसिंग मिली थी। एडम बोलता है कि हाँ, और मैं भी उस दिन के बाद से बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड वापसी मिल गया था जो कि मेरे लिए कुछ भी कर सकता था। बोलता है कि मैंने तुम्हें हमेशा से अपनी एक फैमिली की तरह माना था, हमारी फैमिली से इतनी ज़्यादा क्लोज थी, हमारे बच्चे हमारी बीवियाँ एक साथ घुमा फिरा करती थी, हमारे बच्चे एक साथ खेला करते थे। वो कुछ ऐसे वक्त थे जो कि मेरी ज़िंदगी के बेस्ट टाइम था और मैं उसको कभी भुला नहीं सकता हूँ, और ना ही मुझे वो कभी लौट के वापसी मिल सकता है। एंटीमैन बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमारे बीच बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन तब तक जब तक तुमने मुझसे सब कुछ छीन नहीं लिया। एडम बोलता है कि मैंने सिर्फ उनको तुमसे बचाया है, तुम उनको हर्ट कर रहे थे, मैंने सिर्फ उनको एक सेफ जगह पहुंचाया था। अपनी तरफ देखो तो ज़रा, तुम क्या बन चुके हो कॉनर, तुम उन विलन्स के भी सबसे खतरनाक विलन बन चुके हो जिनसे कभी हम लोग मिलकर लड़ा करते थे। अभी भी तुम उसी एक मिशन के ऊपर अटके हुए हो जो तुम 40 साल पहले अटके हुए थे। तुम लोगों को अभी भी उस चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हो कि वो देखें जो तुम उनको दिखाना चाहते हो, जबकि तुम्हें पता है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। अब जो है वैसे भी चीज़ें बदल चुकी है कॉनर, अब लोग बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। ये अभी भी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन उस टाइम से अगर कंपेयर किया जाए तो अब लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। उनको पता है कि इस दुनिया में अगर रहना है तो उनको सबको एक साथ रहना पड़ेगा और मिलके चलना पड़ेगा। तो मैं अब इस चीज़ के ऊपर बिलीव करना होगा। तो कॉनर बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जब से लौट कर आया हूँ मैं इस दुनिया के अंदर थोड़ा चला फिरा भी हूँ, और मैंने नोटिस करी है ये बात कि अभी भी लोग जो है एक दूसरे से नफरत करते हैं, भाई भाई का दुश्मन हुआ है, साउथ वाला ईस्ट से बात नहीं करता और ईस्ट वाला मिडिल ईस्ट वाले से बात नहीं करता। अभी भी ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही है एडम, और ये है तुम्हारी वीकनेस कि तुमने इन सबको होने दिया। तो एडम बोलता है कि अच्छा तुम्हारी नज़र में मैं वीक हूँ क्योंकि मैंने उन लोगों को खुली आज़ादी दी कि वो उनको जो दिल चाहे वो करें, क्योंकि मैंने पीस को चूज़ किया ना कि वायलेंस को। तो एडम बोलता है कि कॉनर मैं जानता हूँ कि कॉनर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो कॉनर बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इससे ज़्यादा बेटर तो मैंने आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं फील करा। तो एडम बोलता है कि कॉनर कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें रोक लूंगा, और ये तुम बात जानते हो जैसे मैंने तुम्हें पहले रोका था। तो एंटीमैन बोलता है कि नहीं, इस बार तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, इस टाइम मैं वो चीज़ कंप्लीट करके रहूँगा जिसको मुझे अकॉम्प्लिश करना था। और हम बेसिकली देखते हैं कि वो ब्लू मार्वल को एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है, और हम देखते हैं कि वो ब्लू मार्वल को इतनी ज़ोर से मारता है कि ब्लू मार्वल जो स्पेस के अंदर नॉकआउट हो जाता है। और वो बोलता है मुझे माफ़ कर देना एडम, लेकिन अब सिर्फ एक ही तरीका रह गया है, और वो ये है कि इस दुनिया को झुकना ही पड़ेगा। टू बी कंटिन्यूड।